हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम चैनल। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर घंटा चक करंट क्यूज का जो है सीरीज चल रहा है, जो कि अपडेटेड है फरवरी 2021 तक, जो कि आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स और यूपीपीसीएस आरओ ईआरओ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मैगजीन है, जिसमें आप देखेंगे कि अच्छे खासे क्वेश्चंस को कवर किया गया है। उसके साथ साथ जो उन्होंने व्याख्या दे रखी है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उसमें बहुत सारे फैक्ट को कवर किया गया है, जो कि आने वाले एग्जाम यूपीपीसीएस प्रीलिम्स यूपीपीसीएस आरओ ईआरओ के लिए जो है काफ़ी महत्वपूर्ण जो है रोल अदा करेगा। तो दोस्तों, अभी तक हमने घटना चक्र करंट क्यूज में जो कवर किया है वो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से रिलेटेड एमसीक्यू, उसके बाद राष्ट्रीय घटनाक्रम का सीरीज जो है वो चल रहा है, जिसमें कि लगभग 200 क्वेश्चंस कवर करने हैं और पहले पार्ट में हमने 20 क्वेश्चंस कवर किए हैं। आने वाले पार्ट में नेक्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो आइए दोस्तों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, स्कूल बैग नीति 2020-21 के अनुसार कक्षा 1 से 10 तक के बच्चों के स्कूल बैग का वजन कितना होना चाहिए? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, शरीर के भाग का 10%। आइए कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य को देखते हैं। तो जो स्कूल बैग नीति है, यह जो जारी किया गया है, यह एनसीईआरटी राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा जारी किया गया है। स्कूल बैग नीति को संबंधित तिथि यानी 8 दिसंबर 2020 से मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, जो कि इसका नाम पहले था मानव संसाधन मंत्रालय। स्कूल बैग का वजन जो बताया गया है वो शरीर के भाग का 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। स्कूल बैग नीति जो लागू होगी वह कक्षा 1 से 10 तक के विद्यार्थियों पर लागू होगी। कक्षा 1 और 2 के लिए जो बताया गया है वह कोई गृह कार्य नहीं होगा, यानी कक्षा 1 और कक्षा 2 के जो बच्चे होंगे उनको कोई होमवर्क नहीं दिया जाएगा। विशेष बात यह है कि पहिए वाले जो स्कूल बैग होंगे उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट अप हो सकता है कि स्कूल बैग नीति 2020 के हिसाब से निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। ऑप्शन ए दे दिए कि यह जो नीति है वह दिसंबर 2020 से लागू है। ऑप्शन बी में डाल दिया यह एनसीईआरटी के द्वारा जो है जारी किया गया है। ऑप्शन सी में डाल दिया कि ये जो है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी में डाल दिया ऑल ऑफ द, तो ऑल ऑफ द करंट आंसर हो जाएगा। तो ये इस तरह जो है क्वेश्चन पुट अप हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आप पॉइंट दे रखे हैं इनको ध्यान देना है आपको। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 22, जनवरी 2021 में टाइकाथॉन 2021 और टाइकाथॉन पोर्टल का संयुक्त रूप से शुभारंभ किया गया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, रमेश पोखरियाल निशंक और स्मृति ईरानी के द्वारा। इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो टाइकाथॉन तो 2021 और टाइकाथॉन पोर्टल की अगर बात की जाए तो इसका शुभारंभ, यह एक विशेष प्रकार का हैकाथॉन है जिसमें स्कूल और कॉलेजों के छात्रों तथा शिक्षकों, डिज़ाइन विशेषज्ञों, खिलौना विशेषज्ञों और स्टार्टअप एक साथ मिलकर नए विचारों को साझा करेंगे। इसके माध्यम से भारतीय संस्कृति और लोकाचार, स्थानीय लोक कथाओं तथा नायकों एवं भारतीय मूल्य प्रणाली पर आधारित खिलौनों और खेलों को विकसित किया जाएगा। कब से? तो 5 जनवरी 2021 से। कब से? 5 जनवरी 2021 से। शुभंकरकर्ता जो रहे वो रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, और स्मृति जुबिन ईरानी, जो कि केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा वस्त्र मंत्री। ठीक है, टाइकाथॉन 2021 जो शुरू किया है वह शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, वस्त्र मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय दैट इज एमएसएमई, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने संयुक्त रूप से जो है ये स्टार्ट किया है टाइकाथॉन 2021। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ ही इस टाइकाथॉन का जो लक्ष्य है वह देश भर के 33 करोड़ छात्रों को नवीन कौशल से जोड़ना है। टाइकाथॉन का जो मुख्य लक्ष्य होगा वह भारत के 1 अरब अमेरिकी डॉलर कीमत वाले खिलौने जो है वो का बाजार का जो है वो दोहन करना है। ठीक है, यानी जो अमेरिकी डॉलर कीमत वाले जो खिलौने होंगे उनका जो है वो
दोहन किया जाएगा। ठीक है, इसका ये लक्ष्य होगा। टाइकाथॉन 2021 की विजेताओं का जो पुरस्कार स्वरूप प्रदत्त जो राशि होगी, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो राशि कितनी है, तो 50 लाख रुपए तक है। कितना? 50 लाख रुपए नहीं है, 50 लाख रुपए तक है। ठीक है। भारत द्वारा खिलौनों का जो आयात होगा वह 80% किया जाएगा। तो दोस्तों आपको इसमें याद रखना है कि जो शुभंकर करता है, रमेश पोखरियाल निशंक और स्मृति जुबानी प्लस जो है इसके साथ ये 5 जनवरी 2021 से जो है लागू होगा। और आप देख सकते हैं मंत्रालय इसमें इतने सारे दे रखे हैं तो मंत्रालय नहीं पूछेंगे, और बहुत बात की जाती है तो ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से जो है इस संबंधित है। उसके साथ ही जो है आपको ये ध्यान देना है कि इसका जो अमाउंट है ना, वह जो अमाउंट है वह 50 लाख रुपए तक है। अगर एग्जाम में पूछ ले टाइकाथॉन 2021 के विजेताओं को पुरस्कार जो राशि प्रदत्त जो राशि होगी वह कितनी है, तो ऑप्शन ए में दे 50 लाख रुपए, ऑप्शन बी में 50 लाख तक, ऑप्शन सी में जो है 25 लाख, ऑप्शन डी में दे 60 लाख। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, इसमें 50 लाख रुपए तक है। ठीक है, यानी मैक्सिमम 50 लाख रुपए तक दे सकते हैं, ना कि फिक्स्ड अमाउंट 50 लाख है। और इसका जो लक्ष्य होगा वो भारत की एक अरब अमेरिकी जो डॉलर कीमत वाले खिलौने उनका जो है वो दोहन करना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23, वर्ष 2020 में कोविड-19 के कारण संसद का कौन सा सत्र रद्द कर दिया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, शीतकालीन सत्र। इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। वर्ष 2020 में संसद की बैठक, संदर्भ क्या रहा कि कोविड-19 के कारण वर्ष 2020 में संसद की बैठक केवल 33 दिन हो पाई, जो राज्यसभा की संसदीय इतिहास में अब तक की सबसे कम बैठक है। वह वर्ष जिसमें राज्यसभा की 50 दिन की कम बैठक हो पाई है वह वर्ष 2020 है, जो कि 33 दिन है। वर्ष 2008 में जो हुआ तो 46 दिन था, वर्ष 2004 में 46 दिन, वर्ष 1999 की बात की जाए तो 46 आप देख सकते हैं सभी 46 दिन है। ठीक है, तो सबसे कम जो रहा मिनिमम वह वर्ष 2020 में रहा, जो कि मात्र 33 दिन ही जो है वो बैठक हो पाई है। तो आप समझ सकते हैं, आपको बस इतना ही याद रखना है कि वर्ष 2020 में सबसे कम बैठक हुई है। कोविड-19 की तरह कभी कोई ऐसी सिचुएशन भी तो नहीं आई थी। ठीक है, वह वर्ष जिसमें संसद की शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिया गया है। तो अब ये पॉइंट ऑफ व्यू यानी पॉलिटी की एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख सकते हैं कि जो शीतकालीन सत्र को रद्द कर दिए गए हैं वो है वर्ष 2020, वर्ष 1984, यानी वर्ष 2020 के पहले भी हुई हैं ऐसी बातें, तो वो कब 1984 में भी और 1979 में भी और 1975 ईस्वी में भी। ठीक है, आइए क्वेश्चन 24 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन 24 में ये पूछा है कि दिसंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश के निवासियों के लिए आयुष्मान भारत PMJY सेहत का शुभारंभ किया गया है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट तथ्य, आयुष्मान भारत PMJY जो सेहत योजना जो है ये इसकी शुभारंभ तिथि 26 दिसंबर 2020 से हुई है। शुभंकरकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रारंभ जो किया गया है जम्मू कश्मीर में। उद्देश्य इसका ये है कि केंद्र शासित प्रदेश में रहने वाले सभी लोगों को मुफ्त बीमा जो है ये कवर प्रदान करना है। ठीक है, यानी मुफ्त जो है ये बीमा प्रदान करेगा। वित्तीय जो प्रावधान की बात की गई हो 5 लाख रुपए प्रति परिवार निःशुल्क इलाज। ठीक है, 5 लाख रुपए प्रति परिवार है, जैसे कि आयुष्मान भारत है। ठीक है, तो वहाँ भी ये लागू किया जाएगा। ठीक है, लाभार्थी परिवारों की जो संख्या होगी वह 21 लाख परिवार होंगे जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वर्तमान में मनोज सिन्हा हैं, ये जो कि उत्तर प्रदेश से आते हैं। विशेष बात क्या है कि सेहत योजना के लागू होने से पूर्व जम्मू कश्मीर के लगभग 6 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा था। ठीक है, सेहत योजना तो आपको याद रखना ये थोड़ा डिफरेंट योजना है, लेकिन आप अगर अमाउंट की बात करेंगे तो आयुष्मान भारत में भी जो है वो 5 लाख अमाउंट ही है। ठीक है, तो थोड़ा आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर एग्ज़ाम में पूछ ले कि जम्मू कश्मीर में निम्नलिखित में से कौन सी योजना लागू है जिनमें जो मुफ्त बीमा कवर किया गया है उसका अमाउंट कितना है, तो आयुष्मान भारत में भी 5 लाख है और ये
इसमें भी जो है आयुष्मान भारत PMJAY सेहत में भी 5 लाख है, तो कन्फ्यूज नहीं होना है, दोनों अमाउंट उतना ही है, ठीक है। बस योजनाओं के नाम में थोड़ा डिफरेंस है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 25, 28 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किन 2 स्टेशनों के बीच 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया है? बताना है आपको। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दैट इज संगोला और शालीमार के बीच। इस क्वेश्चन की व्याख्या देने से पहले मैं आपको बता देता हूं कि UPPCS प्रीलिम्स 2020 में क्वेश्चन यही पूछा गया था, मतलब यही बिल्कुल डिट्टो नहीं था, लेकिन जैसे कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि इस तारीख को यानी 28 दिसंबर 2020 को किन 2 स्टेशनों के बीच वो 100वीं किसान रेला, ठीक है, कौन सी है? 100वीं, ठीक है, यानी 100वीं किसान रेल को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया है। लेकिन जो PCS 2020 में पूछा गया क्वेश्चन था प्रीलिम्स में, वो ये पूछा गया था कि पहले जो किसान रेल सेवा है वो कहाँ से कहाँ तक चली है, तो उसका जो करेक्ट ऑप्शन रहा वो रहा देवलाली से दानापुर के बीच, ठीक है। तो यह क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका था। तो वही है कि यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भाई जो 100वीं रेल है वो हरी झंडा दिखाकर जो रवाना किया है वह किसके किसके बीच है। तो इसका करेक्ट आंसर है गाइज ऑप्शन बी, संगोला और शालीमार के बीच। इंपॉर्टेंट तथ्य आइए देखते हैं। इंपॉर्टेंट तथ्य ये है कि परिचालन का प्रारंभ जो 28 दिसंबर 2020 को किया गया, किन स्टेशनों के बीच, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, आप बस एक सरसरी निगाह से देख लीजिए कि दिसंबर 2020 में है। आप देख सकते हैं कि किन स्टेशनों के बीच है, तो संगोला जो कि महाराष्ट्र में है और शालीमार जो कि पश्चिम बंगाल में के बीच में है। तो आप इस याद रखना है कि मान लो पूछ ले कहीं प्रदेश दे दे किन प्रदेशों के बीच दिए गए, तो आपको याद रखना है कि महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल जो कि संगोला और शालीमार रेलवे स्टेशन है। हरी झंडी दिखाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त जो सब्सिडी रही इसके हिसाब से वह फल एवं सब्जियों की ढुलाई भाड़े में 50% की सब्सिडी दी जा रही है। अब देखिए यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट दे दिया कि पहली किसान रेल जो परिचालित हुई है वह कहाँ से कहाँ तक, देवलाली से दानापुर के बीच, ठीक है। बाद में इसे मुजफ्फरपुर तक जो है इसे चलाया भी गया, ठीक है, बढ़ा दिया गया था। तो ये क्वेश्चन पूछा जो चुका है एग्जाम में कि पहली किसान रेल जो सेवा है वो किन इन स्टेशनों के बीच जो है चलाई जा रही। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहा UPPCS 2020 में पूछे गए क्वेश्चंस का वह देवलाली से दानापुर, ठीक है। क्वेश्चन 2020 में जो करंट अफेयर से आए थे उसका लिंक जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि पिछली बार जो घटनाचक्र दृष्टि से लगभग करंट अफेयर्स के पीछे में जो क्वेश्चन आते हैं आपको 40 से 45 क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप दृष्टि अगर पढ़ के गए रहे होंगे 2020 में, तो लगभग 22 क्वेश्चन डिट्टो छाप दिए गए थे मैगजीन से, ठीक है। तो उसका लिंक मैं अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जो है दे दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा दोस्त कि 2020 में क्वेश्चन किस तरह पूछे गए थे। नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 26 है, ठीक है, कि 25 नवंबर 2020 को केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत ने इस राज्य में एक गरिमागृह, क्या है, एक गरिमागृह है, ठीक है, गरिमागृह ए शेल्टर होम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन का उद्घाटन किया है। तो यह किस राज्य में है? तो गाइस इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, गुजरात स्टेट में। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। उद्घाटन तिथि इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। उद्घाटनकर्ता आप देख सकते हैं कि थावरचंद गहलोत जो कि केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री हैं। अब स्थिति क्या होगी इसकी, गुजरात राज्य की वडोदरा में है ये। संबंधित जो मंत्रालय होगा सिंपल सी केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। सहयोगी जो संस्था होगी वो लक्ष्मण ट्रस्ट है जो कि ट्रांसजेंडरों द्वारा संचालित एक समुदाय आधारित संगठन है। शेल्टर होम का जो उद्देश्य होगा वो ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आश्रय प्रदान करना, जिसमें आश्रय, भोजन, चिकित्सा, देखभाल और मनोरंजन जैसी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। नाउ द क्वेश्चन नंबर 27, 9 जनवरी 2021 को 16वें भारतीय प्रवासी दिवस, ये समझ रहे हैं जो प्रवासी दिवस से संबंधित जो क्वेश्चन है ना वो एग्जाम में पूछे भी जाते हैं बहुत, ठीक है। तो 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल प्रारूप में यानी वर्चुअल रूप से जो हुआ है वह नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। इस सम्मेलन का थीम क्या रहा, ठीक है। तो आपको याद रखना है कि स्थान प्लस जो सम्मेलन है, ठीक है, वो काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में और मुख्य अतिथि भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है
कि 16वें प्रवासी दिवस भारतीय दिवस का सम्मेलन कहाँ हुआ है, जो कि हर साल 9 जनवरी को होता है। तो इस वर्ष जो रहा वो नई दिल्ली में वर्चुअली रूप से आयोजित किया गया। इस सम्मेलन का जो थीम था वो क्या था? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो आयोजन तिथि सिंपल से 9 जनवरी 2021 वर्चुअल रूप से हुआ है। कहाँ पे हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। उद्घाटनकर्ता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आयोजक जो रहा वह विदेश मंत्रालय रहा। मुख्य जो थीम रहा वो आत्मनिर्भर भारत में योगदान। मुख्य अतिथि, समझ रहे हैं आप? तो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 के मुख्य अतिथि कौन रहे। तो आपको याद रखना है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार, ठीक है, ये जो सारी चीज़ें दे रखी है ना जो व्याख्या में, यही तो खासियत है घटना चक्र का, ठीक है। जो व्याख्या दे रखी है इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं जो कि आने वाले एग्जाम में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होंगे दोस्त। अब यहाँ पर दिया है कि प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2021 जो प्रदत्त किया गया है वह राष्ट्रपति द्वारा 3 विभिन्न क्षेत्रों में प्रदत्त किया जाता है, ठीक है। तो 2021 में कितना 30 विभिन्न क्षेत्रों में दिया गया है। पहली बार जो सम्मेलन का आयोजन हुआ था प्रवासी, वह कब हुआ था? तो वह वर्ष 2003 में, ठीक है। इस बार 16वां रहा, लगभग 16/3/19, समझ रहे हैं आप? तो 21 हो रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर युवा प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन जो हुआ है वह कब हुआ है? तो 8 जनवरी 2021 को, ठीक, जो है प्रवासी दिवस के एक दिन पहले, ठीक है, क्योंकि प्रवासी जो दिवस 16वां हुआ वो 9 जनवरी को, उसके ठीक एक दिन पहले कब हुआ युवा प्रवासी दिवस? तो ये है 8 जनवरी 2021 को। किसके अंतर्गत आता? तो युवा मामलों और खेल मंत्रालय के द्वारा। हाँ, तो आपको ये याद रखना है कि जो युवा प्रवासी भारतीय दिवस है वह कब हुआ है। तो ठीक, आपको थोड़ा गेस करेंगे कि जो 16वां प्रवासी दिवस है वो 9 जनवरी को, उसके ठीक एक दिन पहले युवा प्रवासी दिवस हुआ है 8 जनवरी को। 16वें भारतीय प्रवासी दिवस का आप जो थीम देखे हैं वो आत्मनिर्भर भारत में योगदान रहा, जबकि युवा प्रवासी भारतीय दिवस का जो थीम रहा वो रहा भारत और भारतीय समुदाय से सफल युवाओं को एक साथ लाना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ थोड़ा युवा हुआ लिखा है, तो आप इस तरह थोड़ा गेस करना, याद रखना दिमाग में, ठीक है। विशेष क्या है? तो आप देख सकते हैं कि प्रसिद्ध न्यायविद डॉक्टर लक्ष्मीमल सिंघवी की अध्यक्षता में सितंबर 2002 में गठित समिति द्वारा 9 जनवरी को जो महात्मा गांधी की जो वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से हमारे गांधी जी जो लौट के आए थे वह तिथि है 9 जनवरी, ठीक है। उसी के से ये जो प्रवासी दिवस जो मनाया जाता है उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो आप देख सकते हैं। तो बस आपको यहाँ पर ये याद रखना है दोस्त कि जो 16वां प्रवासी भारतीय दिवस है उसका सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। डेट तो आप सभी जानते हैं, ये हर साल 9 जनवरी लगभग मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि 9 जनवरी को हमारे महात्मा गांधी 1915 में जो है ये दक्षिण अफ्रीका से इंडिया में वापस आए थे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इसका आयोजन स्थल नई दिल्ली है और खासकर इसका थीम आपको जरूर याद रखना है, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। मुख्य अतिथि कौन रहे इसको भी याद रखना है, वो चंद्रिका प्रसाद संतोखी, जो कि सूरीनाम गणराज्य के राष्ट्रपति हैं। बात आती है युवा सम्मेलन की, तो ठीक एक दिन पहले है 8 जनवरी की वो थीम है इसका, भारत और भारतीय समुदाय से सफल युवाओं को एक साथ लाना। दैट्स इट। नाउ द क्वेश्चन नंबर 28 है 30 नवंबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में 30 नवंबर 2020 को किस शहर में आयोजित देव दीपावली महोत्सव में भाग लिया? कौन सा महोत्सव? देव दीपावली महोत्सव। बताइए व्हाट इज करेक्ट आंसर। तो गाइस इसका जो करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री मोदी जी का वो वीडियो भी बड़ा वायरल रहा उस समय कि वहाँ वो जाकर जो है देखे होंगे आपकी गंगा के किनारे खड़े होकर अपना ठुमुक ठुमरिया थोड़ा अपना जो है शरीर पूरी थोड़ा ठुमका लगा रहे थे, उस टाइप का वीडियो एक वायरल था। तो यह है देव दीपावली महोत्सव किस शहर में? तो ये है वाराणसी में, ठीक है। इम्पॉर्टेंट तथ्य क्या देखते हैं आइए कि संबंधित स्थान वाराणसी रहा। आयोजन जो रहा वो गंगा नदी के किनारे, ठीक है, सिंपल सी वहाँ गंगा नदी है वाराणसी में प्रत्येक वर्ष गंगा नदी के तट 80 घाट पर दीपावली महोत्सव का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ प्रत्येक वर्ष जो है गंगा नदी के किनारे 80 घाट, ठीक है, पर दीपावली महोत्सव का आयोजन किया जाता है।
तो कौन गए थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 26 दिसंबर 2020 को केंद्र के नए कृषि कानूनों को लेकर किस पार्टी ने राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन राजग से अपना समर्थन वापस ले लिया है? व्हाट इज करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। कौन सी पार्टी है? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। तो कृषि कानूनों को लेकर जो आरएलपी का राजग से समर्थन जो है वापस ले लिया गया है। बस इतना याद रखना है आपको कौन सी पार्टी है, ठीक है, कृषि कानूनों को लेकर, तो वो है राजग है, ठीक है, जो कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी रही, राजग से समर्थन ले लिया है, ठीक है। तो बस इतना ही याद रखना है। बाकी आप देख सकते हैं कि समर्थन वापस लेने वाली पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, किससे? तो राजग से। आरएलपी के जो संयोजक, हाँ यहाँ पर भी इतना याद रखना है कि आरएलपी की जो, देखिए जो काफ़ी वह वीडियो वायरल रहते हैं, जो न्यूज़ में चलते हैं, देखे होंगे आपकी जो ये हैं, ये हरियाणा के हैं, ठीक है, वो राजस्थान के हैं, ये सांसद हैं, ठीक है, नागौर से लोकसभा सांसद है हनुमान बेलीवान, ठीक है। तो ये इसके संस्थापक हैं आरएलपी के, ठीक है। समर्थन वापसी का जो कारण रहा कृषि कानूनों को लेकर मतभेद। लोकसभा में आरएलपी की जो कुल सीटें है वह 1 सीट है। कितनी है? 1 सीट, अर्थात यही तो थे वो सांसद, ठीक है, अकेले इस पार्टी के अपने। तो बस इतना ही याद रखना है दोस्त कि आरएलपी के संस्थापक कौन? हनुमान बेनीवाल रहे, इन्होंने लिया है, ठीक है। बहुत सारे लोग से इस्तीफा दिए, जैसे कि वो हरसिमरत कौर बादल, इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। तो इस तरह जो है बस आपको इतना याद रखना, इंपॉर्टेंट इतना वो नहीं है इसमें कुछ खास, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नंबर 30 है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने ट्रांसजेंडर लोगों के लिए राष्ट्रीय पोर्टल जारी किया है? ठीक है, तो राष्ट्रीय जो पोर्टल जारी किया गया है वो अभी पढ़ के आए हैं, रेटेड ट्रांसजेंडर से संबंधित, ठीक है। तो थावरचंद गहलोत हैं, ठीक है, शुभंकर कर्ता थावरचंद गहलोत केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, ठीक है। ट्रांसजेंडर लोगों के लिए जो ये पोर्टल है उसमें क्या है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति को प्रमाण पत्र और पहचान पत्र के लिए डिजिटल रूप से आवेदन करने में मदद करेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि दिसंबर 2020 में किस जनजातीय समूह के द्वारा बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद की तर्ज पर जोलैंड क्षेत्रीय परिषद क्षेत्र की मांग की गई है? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जोमी जनजाति के द्वारा, ठीक है। तो बोडोलैंड जो क्षेत्र है बोडो जनजाति से रिलेटेड होगी, ठीक है। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है आपको। मांगकर्ता जोमी जनजाति की समूह है और मांग है इनकी कि जोलैंड क्षेत्रीय परिषद की स्थापना इनके लिए भी की जाए। किस स्टेट से रिलेटेड है? तो आपको यहाँ पर ये ध्यान देना है कि जो जोलैंड क्षेत्रीय परिषद क्षेत्र की मांग जो की जा रही है वो किसी स्टेट से संबंधित है, तो वो है मणिपुर से। किससे? मणिपुर से संबंधित है। मांग का जो आधार है वो आप समझ रहे हैं कि संविधान की 6वीं अनुसूची की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है, संविधान की 6वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो पॉइंट है इसमें कि जोमी जनजाति का प्रमुख निवास स्थान क्या है? तो मणिपुर राज्य की चंदेल तथा चूरचांदपुर जनपद में, ठीक है। तो एग्जाम में क्वेश्चन ये बन सकता है कि जो जोमी जनजाति है कुछ, ठीक है, तो ये काफ़ी करंट में न्यूज़ है ये, ठीक है। तो आपसे ये जरूर पूछा जा सकता है कि जोमी जनजाति समूह किस राज्य से संबंधित है। एग्जाम में दे दिया ऑप्शन मणिपुर, नागालैंड, ठीक है। तो थोड़ा आपका याद रखना है कि ये मणिपुर से संबंधित है। उप समूह इसके क्या है कि जो समूह मिजो कुकी चिन, ठीक है। तो आप थोड़ा यहाँ पर ध्यान देना है। जनगणना 2011 के अनुसार मणिपुर राज्य में जो जनजाति समूह की जनसंख्या लगभग 20,000 है। इसमें कुछ खास इंपॉर्टेंट और ये नहीं है, बस इतना ही याद रखना है कि बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद की तर्ज पर जोलैंड जो क्षेत्रीय परिषद क्षेत्र की मांग की जा रही है वो जोमी जनजाति की मांग की जा रही है, और जोमी जो जनजाति है वो मणिपुर राज्य से संबंधित है। दैट्स इट, इतना ही एनफ है इसमें, बाकी इसमें कुछ एमएनएफ नहीं, ठीक है। तो बाकी आप पॉलिटी में पढ़ते होंगे कौन सी सूची किससे संबंधित है, ठीक है। 12 अनुसूचियाँ हैं, उनको जरूर याद रखना है आपको, एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दिसंबर 2020 में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा किस राज्य में किस राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र, कौन सा केंद्र? राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया है?
करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ई तेलंगाना। ठीक है, तो तेलंगाना में ये है। स्थापना स्थल हकीमपेट हैदराबाद तेलंगाना। लाभ प्राप्तकर्ता जो होंगे वो शारीरिक रूप से अक्षम हुए सीआरपीएफ की अर्धसैनिक बल हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है, इसके जो लाभान्वित होंगे वो होंगे जो सीआरपीएफ अर्धसैनिक बल के जो है शारीरिक रूप से अक्षम हुए जो व्यक्ति होंगे वो होंगे। इसका जो उद्देश्य है वो सीआरपीएफ के दिव्यांग सैनिकों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा तथा डेटा एनालिसिस में प्रशिक्षण प्रदान करना। ठीक है, तो बस ये आपको इतना ही याद रखना है यहाँ पर कि जो राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है ये तेलंगाना स्टेट से संबंधित है, और ये जो जो सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की जो अर्धसैनिक बल हैं जो शारीरिक रूप से अक्षम है उनसे संबंधित है ये। ठीक है, दैट्स इट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, नवंबर 2020 में भारत की पूर्वोत्तर क्षेत्र के पहले गाय अस्पताल का उद्घाटन। ठीक है, तो ये नॉर्थ ईस्ट का जो है ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला जो है गाय अस्पताल, कौन सा अस्पताल? गाय। ठीक है, किस राज्य में किया गया है? तो आपको याद रखना है इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है असम। ठीक है, कौन सा स्टेट है? असम में गाय अस्पताल बनाया जा रहा है, कुछ असम में काम है, समझ रहे हो आप, बस यही है और क्या। इस तरह याद रखना है कि गाय अस्पताल बनाया जा रहा है वो असम स्टेट में है। दैट्स इट, बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। गाय अस्पताल का नाम आपको याद रख लेना है कि सुरभि आरोग्यशाला है। ठीक है, या इस तरह क्वेश्चन पूछ ले कि हाल ही में एक गाय अस्पताल खोला जा रहा है जो कि नाम है उसका सुरभि आरोग्यशाला, वो किस स्टेट में है, तो बस कंफ्यूज नहीं होना, वो असम में है। ठीक है, दैट्स इट। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34, जनवरी 2021 में आयोजित नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 की संदर्भ में गलत कथन बताना है, कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, पहला कथन दे रखा है कि इसका आयोजन 4 जनवरी 2021 को किया गया था, तो ये बात बिल्कुल सही है कि नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन 4 जनवरी 2021 को किया गया था। दूसरा ऑप्शन है कि इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र द्वारा जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, तो बिल्कुल सही है। इस कॉन्क्लेव की जो थीम रही वह मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन था, तो ये भी सही है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा, वो होगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? नन ऑफ द अबव। तो आपको याद रखना है कि जो नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव है वह जो है उसका जो थीम रहा वो रहा मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन, और ये जनवरी 2021 में 4 जनवरी को आयोजित किया गया था। ठीक है, बाकी आप ये देख सकते हैं कि जिसके जो आयोजन करता रहा वो CSIR NPL नई दिल्ली। ठीक है, दैट इज वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, और ये नई दिल्ली में आयोजित रहा 4 जनवरी 2021 को। इसकी जो थीम रही मेट्रोलॉजी फॉर द इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ द नेशन। दैट्स इट। ठीक है, बाकी इसमें आपको थोड़ा ये ध्यान देना है कि इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने नेशनल एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की स्थापना आधारशिला रखी है। अब एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह भी बन सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा नेशनल एनवायरनमेंट स्टैंडर्ड लेबोरेटरी की जो आधारशिला रखी गई वो कहाँ, तो आपको बस सिंपली क्लिक करना है दिल्ली। ठीक है, नई दिल्ली में। दैट्स इट। क्वेश्चन नंबर 35, कुंभ मेला 2021 का आयोजन जो किया जाएगा वो कहाँ, तो इस समय कोरोना में काफ़ी चर्चा में भी है। ऑप्शन बी होगा इसका करेक्ट आंसर, हरिद्वार में। ठीक है, कहाँ? हरिद्वार में। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं, तो हरिद्वार उत्तराखंड कुंभ मेला के जो अधिकारी हैं दीपक रावत, ये काफ़ी इनका अपना यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं। ठीक है, तो ये जिलाधिकारी हरिद्वार के अभी चर्चा में भी रहते हैं। प्रमुख जो स्थान तिथि रही वो 14 जनवरी 2021 मकर संक्रांति। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रख सकते हैं आप कि प्रमुख जो स्नान जो तिथि रही 14 जनवरी 2021 मकर संक्रांति, 11 फरवरी मौनी अमावस्या, 16 फरवरी बसंत पंचमी, 27 फरवरी माघ पूर्णिमा, 11 मार्च जो महाशिवरात्रि। ठीक है, तो ये प्रमुख स्नान, बस डेट इतना नहीं, बस इतना ध्यान थोड़ा रख लेना है आपको कि 1 2 3 4 5 प्रमुख 5 तरह की जो है स्नान रहे। बस आपको इतना याद रखना है कि हरिद्वार उत्तराखंड में आयोजित रहा ये कुंभ मेला। ठीक है, दैट्स इट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट, समझ रहे हो, जिस तरह हम पढ़ रहे हैं आपको लग रहा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो इस तरह भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट भारत की किस राज्य में निर्माण किया जा रहा है। या एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस कंट्री में निर्माण किया जा रहा है। तो कम से कम अपने भारत के हैं तो ये तो पता होना चाहिए ना कि अपने भारत में है, ठीक है। तो याद रखना है कि क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हाल ही में भारत में विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है। तो यह है मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो करेक्ट आंसर होगा मध्य प्रदेश में कहाँ पर, तो ये मध्य प्रदेश में खंडवा में, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट तथ्य को देखते हैं कि विश्व का जो सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट है, ये जो संबंधित स्थल है ये ओंकारेश्वर बांध, ठीक है, नर्मदा नदी पर, खंडवा मध्य प्रदेश में। समझ रहे हैं आप घटना जगरण की इसका जो व्याख्यान है काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको बांध भी पता चल जा रहा है कि अगर क्वेश्चन ही दे रखा होता आंसर तो आपको थोड़ा उतना पता ना चलता। अगर आप अच्छी खासी आपकी जियोग्राफी अच्छी है तब तो आप बता देते कि हाँ ये खंडवा बांध के आसपास है भाई, यहाँ पे है। लेकिन अब यहाँ पर अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि किस बांध पर बनाया जा रहा है तो आपको याद रखना है वो है ओंकारेश्वर बांध, जो कि नर्मदा नदी पर स्थित है। तो यहाँ पर आपकी दो चीज़ें निकल के आ रही हैं। पहला तो ये कि हाँ किस बांध पर बनाया जा रहा है या किस नदी पर, तो वो है नर्मदा नदी। अब ओंकारेश्वर बांध किस नदी पर है ये भी पता चल रहा है आपको कि नर्मदा नदी पर है, ठीक है, जो कि खंडवा मध्य प्रदेश में है। सौर ऊर्जा उत्पादन जो क्षमता होगी इसकी, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो होगी 600 मेगावाट की। परियोजना की अनुमानित लागत कितनी होगी तो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसकी क्षमता आपको ज़रूर याद रखना है, वो है 600 मेगावाट की। निर्माती संस्था भी आपको याद रखना है, पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा। सहयोगी जो संस्थाएं होंगी इसके वो होगी अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम प्लस वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, ठीक है। तो इतना आपको याद रखना है। इसकी जो टारगेट रखा गया है लक्ष्य की कब तक इसको संपूर्ण रूप से बना लिया जाएगा, तो ये है वर्ष 2022-23 तक। नाउ क्वेश्चन नंबर 37, दिसंबर 2020 में किस राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में संपत्ति और भूमि संबंधी विवादों को रोकने हेतु वरासत अभियान शुरू किया गया है। कौन सा अभियान? वरासत, दैट इज प्राकृतिक उत्तराधिकार। तो जो वरासत अभियान जो शुरू किया गया है किस राज्य से संबंधित है, इसका जो करेक्ट आंसर है गाइज वो होगा ऑप्शन ए अपना उत्तर प्रदेश, ठीक है, ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। कुछ फैक्ट देते हैं इससे रिलेटेड। तो शुभंकर करता उत्तर प्रदेश, बस इतना आपको याद रखना है क्योंकि यूपी स्पेशल है, तो भाई यूपी का अभियान है तो याद रखना ही है, क्योंकि यूपी पीसीएस का पेपर देने जा रहे हैं या यूपी पीसीएस आरओ का, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको याद रखना ही है इसको कि वरासत अभियान जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया अभियान है। वरासत आप समझते हैं ये नेचुरल जो है उत्तराधिकार है। उद्देश्य क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि से संबंधित मुद्दों का समाधान करना और भूमाफियाओं द्वारा उत्तराधिकारों पर ग्रामीण की शोषण का समाप्त करना है। अभियान के दौरान जो निस्तारण होगा राज्य की लगभग कितना है, राज्य की लगभग वो है 1,08,000 राजस्व गाँवों में कई वर्षों से लाभान्वित पड़े वरासत के मामलों। अभियान का समापन, तो अब बस आपको इतना याद रखना है कि जो वरासत अभियान है कब से कब तक चलाया गया है, तो 15 दिसंबर 2020 से लेकर की 15 फरवरी 2021 तक के बीच में चलाया गया अभियान रहा वरासत, ठीक है। और ये जो विशेष बात है कि यह राज्य में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला अभियान है वरासत, ठीक है। तो बस इतना याद रखना है कि वरासत जो अभियान रहा दोस्त वो अपने उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया गया, जो कि 15 दिसंबर 2020 से लेकर के 15 फरवरी 2021, कितना महीना हुआ, 2 महीने, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है वो है भूमाफियाओं द्वारा उत्तराधिकारों पर जो ग्रामीण के शोषण को समाप्त करना और ग्रामीण क्षेत्र में भूमि से संबंधित मुद्दों को समाधान करना, ठीक है। तो ये रहा इस इंपॉर्टेंट तथ्य। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, जनवरी 2021 में भारतीय रेलवे ने स्वर्णिम चतुर्भुज और स्वर्णिम विकर्ण रूटों पर अधिकतम जो गति बढ़ाकर कितनी कर दी है, तो यह जो गति बढ़ाकर की है वो है 103
किलोमीटर पर हावर्स, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 130 किलोमीटर प्रति घंटा। इंपॉर्टेंट तथ्य देखते हैं। तो भारतीय रेलवे ने स्वर्णिम चतुर्भुज और स्वर्ण विकर्ण रूट पे 1612 किलोमीटर में से 1280 किलोमीटर की लंबाई के लिए अधिकतम गति बढ़ाकर, इतना ही बस याद रखना है कि जो स्पीड कर दी गई है वो है 130 किलोमीटर प्रति घंटा। संबंधित जो रूट है वो स्वर्णिम चतुर्भुज और स्वर्ण विकर्ण, ठीक है। संबंधित जोन होगा जो दक्षिण मध्य रेलवे, कौन सा, दक्षिण मध्य रेलवे। दक्षिण मध्य रेलवे की विजयवाड़ा दुवाडा खंड को छोड़कर दक्षिण मध्य रेलवे की समस्त जो स्वर्णिम चतुर्भुज और स्वर्ण विकर्ण रूट होंगे उस पर जो है ये गति हासिल कर ली है। कितना, इतना बस इतना याद रखना है, क्वेश्चन के हिसाब से बस इतना ही याद रखना है आपको। इसकी स्पीड जो कर दी गई है 130 किलोमीटर पर आवर। बाकी और अब आप याद रख सकते हैं, बस दक्षिण मध्य जोन है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 39, हाल ही में ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड ने किस राज्य में देश की प्रथम हरित ऊर्जा अभिसरण परियोजना को लागू करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग गोवा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। गोवा के साथ कौन सा राज्य है जो कि प्रथम हरित ऊर्जा अभिसरण योजना को लागू करने के लिए नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग गोवा के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, गोवा, ठीक है भाई। नवीकरणीय ऊर्जा विभाग गोवा है, ठीक है। किस राज्य के साथ, गोवा के साथ, ठीक है। तो इतना याद रखना है, कहाँ पर है, गोवा में है, ठीक है, गोवा में, ठीक है। और दोस्त इसमें क्या है कि सौर ऊर्जा परियोजना का क्रियान्वयन ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड द्वारा, ठीक है, बस इतना, अभी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। किस राज्य में है, गोवा में है, बस, ठीक है। क्योंकि आप थोड़ा गेस करेंगे कि नवीकरणीय ऊर्जा विभाग गोवा के साथ है तो गोवा में ही होगा। हाँ, समझौते जो तथ्य हैं वो क्या है, कृषि पंपिंग के लिए उपयोग की जाने वाली सरकारी ज़मीन पर 100 मेगावाट वाली विकेंद्रीकृत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना, 6300 कृषि पंपों के साथ ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा स्टार रेटेड ऊर्जा दक्ष पंपों की स्थापना और ग्रामीण घरों के लिए 16 लाख LED बल्ब का वितरण, ठीक है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट, इसको आपको ये थोड़ा पढ़ लेना है, रीड कर लेना है। बाकी इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं है, ठीक है। बाकी आप नाम से भी गेस कर लेंगे थोड़ा कि ऊर्जा जो है वो गोवा से रिलेटेड, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 40 है कि केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक जिला एक उत्पाद का GIS डिजिटल मैप जारी किया है, तो कब जारी किया है। एक जिला एक उत्पाद, दैट इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, अपने उत्तर प्रदेश की योजना है, तो आपको बताना है ये। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो गाइज वो है 18 नवंबर 2020। एक जिला एक उत्पाद की GIS डिजिटल मैप की अगर बात की जाए तो तिथि 18 नवंबर 2020, जारीकर्ता नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री। इसका जो उद्देश्य है वो है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में असंगठित छोटे उद्यमियों को बढ़ावा देना। परियोजना की जो लागत होगी वो 10,000 करोड़ रुपए। परियोजना की जो अवधि है वो 5 वर्ष है। लक्षित इकाइयाँ हैं 2 लाख सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ। विशेष क्या है कि इसे आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत लॉन्च किया गया है, ठीक है। तो आपको इतना याद रखना है कि जो एक जिला एक उत्पाद का GIS डिजिटल मैप जारी किया गया है वो 18 नवंबर 2020 को जारी किया गया है केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा, ठीक है। बस इतना याद रखना है। बस आपको इतना और याद रख लेना है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन जो प्रोडक्ट योजना है वह उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा कब स्टार्ट किया गया था, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। तो आपको जो याद रखना है दोस्तों, देखो कि जैसे कि उत्तर प्रदेश जो दिवस मनाया जाता है वो 24 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, ठीक 2018 में, यानी 24 जनवरी 2018 को, 24 जनवरी 2018 को, ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट योजना इसलिए बता रहे हैं कि ये जो है 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की योजना जो है शुरू की गई थी, ठीक है। जो कि ये उत्तर प्रदेश और ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर ये संयुक्त रूप से जो है इस पर अपना इस योजना का संचालन करेंगी, ठीक है। जिसका जो टारगेट होगा भाई कि हाँ प्रतिवर्ष लगभग कम से कम कुछ रोजगार, लगभग 5 लाख नए रोजगार इसका टारगेट था। बस इसको जब हम लोग स्पेशल यूपी का जो योजना है जब उसमें देखेंगे तो उसको इसमें पूरा अच्छे से कवर करेंगे किस योजना में क्या है। इसमें लगभग आपको देखेंगे हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोई खास प्रोडक्ट है उस पर बात की जाती है इसमें, ठीक है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पे। तो जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे अच्छे से, ठीक है।
तो अभी जो है इतना ही देखना है आपको कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो है वो GIS डिजिटल जो मैप जारी किया गया है 18 नवंबर 2020 को। दैट्स इट। बाकी इसमें आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि जो परियोजना की जो अवधि होगी ना वो कब से कब तक है, 5 वर्ष की है, वर्ष 2020 से लेकर के 2025 तक। ठीक है, दैट्स इट। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अभी तक हम लोगों ने 40 क्वेश्चंस कवर किए हैं 2 पार्ट में। आने वाले टाइम पे 200 क्वेश्चंस को जल्दी कवर किया जाएगा। दोस्तों आप लोग को GS भी पढ़ने हैं, ठीक है, क्योंकि अब टाइम जो रहा वो मेंस का टाइम नहीं रहा, केवल PCS पे प्रीलिम्स फोकस करना है। ठीक है, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए कुछ ज़्यादा श्योरिटी नहीं होती है, तो इसलिए आपको अच्छे से कटिबद्ध होकर के आपको अच्छे से शेयर कर लेना है। इसके लिए आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाइए, पीछे आए हुए IAS PCS के क्वेश्चन लगाइए। ठीक है, टेस्ट सीरीज लगाइए। टेस्ट सीरीज के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, UP PCS किंगडम। साथ ही आप हमारे UP PCS किंगडम, क्या है, UP PCS किंगडम, ठीक है, इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। इस पर हम जो है आने वाले टाइम पे टेस्ट सीरीज स्टार्ट करेंगे, ध्येय IAS, दृष्टि IAS और GS वर्ड की, ठीक है, जो कि PCS के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो आप इस UP PCS किंगडम को जरूर सब्सक्राइब कीजिए दोस्त। लिंक जो है आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है चैनल की, सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पर जो है UP PCS की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे ही सब्सक्राइबर का बेस बढ़ता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग।